देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं पीएस नरावत, फैकल्टी ऑफ सार्वभौमिक विद्या। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संविधान निर्माण की जो अपनी क्लास चल रही थी उसका तीसरा और अंतिम भाग लेके आए हैं। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी उन बिंदुओं पर चर्चा भी की थी। आज हम संविधान सभा के जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब संविधान सभा के गठन के बाद अब इसकी कार्यप्रणाली को हम तीन भागों में देख सकते हैं। संविधान सभा ने मुख्यतः दो रूपों में काम किया था, एक संविधान सभा के रूप में और एक संसद के रूप में। तो इसका जो पहला चरण है वो हम देखते हैं केवल संविधान सभा के रूप में। दूसरा जो इसका चरण है वो हम देखते हैं संविधान सभा और संसद दोनों के रूप में। तीसरा और जो अंतिम इसका भाग है उसमें हम देखते हैं केवल संसद के रूप में। केवल संविधान सभा के रूप में इसकी कार्यप्रणाली की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 से 22 जुलाई 1947 तक, इस अवधि में इसने केवल संविधान सभा के रूप में कार्य किया। फिर देखते हैं कि जो संविधान सभा एवं संसद संयुक्त रूप में इसका जो कार्य था वो 22 जुलाई 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक इसने संविधान सभा और संसद दोनों के संयुक्त रूप में कार्य किया। फिर हम देखते हैं कि केवल संसद के रूप में 24 जनवरी 1950 से लेकर जब हमारे देश में जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे 17 अप्रैल 1952 तक इसने संसद के रूप में कार्य किया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम संविधान के सभा के रूप में इसने जो कार्य किया था उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा के रूप में इसके क्या क्या कार्य संपन्न हुए थे। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो अपने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर को आयोजित हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए थे। सबसे पहला निर्णय यह था कि जो सभी सदस्य थे संविधान सभा के जो चुन के आए थे उन सदस्यों ने अपने में से एक जो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी रूप से सभा का अध्यक्ष बनाया था। तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष का मनोनयन किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आज के वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो जो नए लोकसभा चुनाव होते हैं उसकी प्रथम बैठक में जो प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है
वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक में किया था। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, और ये प्रोटेम स्पीकर की जो ये व्यवस्था है वो अपने फ्रांस से ली गई है। तो इस बिंदु पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर इस बैठक के बाद जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हाँ, प्रथम बैठक में एक चीज और देखने वाली है कि इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, और जो मुस्लिम लीग थी उसने इस बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था, क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। तो इस संख्या को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। सबसे पहला निर्णय जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका निर्वाचन किया गया। अध्यक्ष के साथ में उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया था। इसके जो सचिव थे उसका भी निर्वाचन किया गया था। और अध्यक्ष आप सभी को पता है, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को पहले बनाया गया था। और कल मैंने आपको बताया था जो जयपुर से एक सदस्य आए थे VT कृष्णमाचारी, उनको 1948 में दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। और जो सचिव थे वो HVR अयंगर थे। तो जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी जो 11 दिसंबर को आयोजित हुई थी, उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। अब बात करते हैं इसकी तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक भी एक दिन बाद 13 दिसंबर को आयोजित होती है। और जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव इसमें रखा था जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। इस टॉपिक के बाद हम उद्देशिका के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव का उल्लेख आएगा, क्योंकि अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो रूपरेखा है वो उद्देश्य प्रस्ताव में मिलती है। और 13 दिसंबर को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, इसे 22 जनवरी 1947 को पास कराया गया था। तो इस प्रकार संविधान सभा के रूप में इसकी जो पहला चरण था वो हमने देखा है। अब इसके बाद हम टॉपिक के अगले चरण में पहुंचेंगे। इसमें 3 जून 1947 को भारत में जो नए गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक योजना रखी थी जिसमें भारत के भविष्य का फैसला कर दिया गया था। इसमें जो कुछ बिंदु थे वो आपको मैं बताऊंगा। पहला तो इसमें यह था कि भारत और पाकिस्तान दो पृथक राष्ट्र बनाए गए, और इन दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक संविधान सभाएं भी थी। दूसरा, इसमें जो देसी रियासतें थी उनको स्वतंत्र रखा गया कि आप चाहे भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो,
ये उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो देशी रियासतों को स्वतंत्र रखा गया। तीसरा, जो अपना पंजाब था और जो बंगाल, इनका विभाजन किया गया और इनका आधा हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। और बंगाल से आप एक चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पूर्वी बंगाल वहां से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुन के आए थे, तो अब ये जो पूर्वी बंगाल था ये पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए डॉक्टर साहब को वहां से रिजाइन करवाया गया। और मुंबई में संविधान सभा के एक सदस्य थे M.R. जयकर, इनको इस्तीफा दिलाया गया और इनकी जगह, इनकी जो सीट थी वहां पे अपने भीमराव अंबेडकर जी को मुंबई जो संविधान सभा सीट थी वहां से इनका निर्वाचन करवाया गया। और इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में सदस्य के रूप में पहुंचे थे। तो ये तो कुछ चीजें थी माउंटबेटन योजना की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चार जुलाई 1947 को ब्रिटेन से एक अधिनियम पारित होता है जिसे भारत स्वतंत्र अधिनियम कहा गया था। और इस अधिनियम के आधार पर जो सत्ता का हस्तांतरण है वो संविधान सभा को किया गया। और 22 जुलाई 1947 को संसद के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संसद के रूप में पहली बैठक। अब जब संसद के रूप में इसकी प्रथम बैठक हुई थी तो इसमें दो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक थे जीवी मावलकर और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। जब संविधान सभा की बैठक संसद के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलकर करते थे और उसमें महत्वपूर्ण दूसरा जो किरदार था वो था जवाहरलाल नेहरू का। और यही संविधान सभा के रूप में जब इसकी बैठक होती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण किरदार होता था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो इस प्रकार संसद के रूप में इसकी प्रथम बैठक होती है और इसके अध्यक्ष जीवी मावलकर और जवाहरलाल नेहरू दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम आता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र होने के बाद में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या में भी कुछ परिवर्तन आता है। तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है तो जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनकी संख्या घटकर 324 हो जाती है। पहले 389 थी और आगे चलकर जो संख्या है वो 299 हो जाती है जब बैठक आयोजित होती है। तो इससे दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। अगर ऐसा सवाल आए तो आप उसमें 389 टिक करके आइएगा।
और यही सवाल आपको इस प्रकार पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप 299 ये संख्या थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली शुरू होती है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इसको भी हम दो रूपों में देखेंगे। कि संविधान सभा की बैठक में क्या होता था और जब बैठक नहीं होती थी तब कार्य कैसे होता था। तो जब बैठक नहीं होती थी उसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते थे, तो इसके लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। 8 बड़ी महत्वपूर्ण समितियां थी। और कुछ अन्य छोटी समितियां और उप समितियां थी। इन समितियों की जो सबसे प्रमुख रूप में जो समिति थी वो थी अपने प्रारूप समिति। हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। 299 सदस्य थे। इन सदस्यों को विभिन्न छोटी और बड़ी समितियों में विभाजित किया गया था और एक जो बड़ी प्रारूप समिति थी ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। अब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है जबकि संविधान सभा में 299 सदस्य थे। तो इन सदस्यों का काम था ये जो छोटी और बड़ी जो समितियां हैं उन समितियों के माध्यम से लगभग 60 से अधिक देशों का जो संविधान था उनमें से जो भारत के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उनके ऊपर चर्चा करना और जो चर्चा थी उसका जो मेन ड्राफ्ट था वो प्रारूप समिति तैयार करती थी। यानी इन समितियों से जो भी प्रावधान होते थे वो प्रारूप समिति को भेजे जाते थे। प्रारूप समिति द्वारा जब संविधान सभा की बैठक आयोजित होती थी तो प्रारूप समिति द्वारा इस बैठक में ये संशोधन पहुंचाए जाते थे। अब बैठक में चर्चा होने के बाद में जो भी संशोधन कम या ज्यादा करने होते थे, इस बैठक में जो भी डिसीजन लिया जाता था वो वापस प्रारूप समिति को भेजा जाता था। तो इस प्रकार इन समितियों और बैठक में जो निर्णय लिए जाते थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल था प्रारूप समिति का। अब प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे, किंतु ये जो 6 सदस्य थे ये वृद्ध लोग थे और जो भी काम होता था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखते थे, जबकि जो 6 अन्य सदस्य थे उनकी जो भूमिका थी वो केवल सलाहकारी भूमिका थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के महत्वपूर्ण जो निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो इसमें कुल 12 सत्र आयोजित हुए थे और 166 इसमें जो बैठकें आयोजित हुई थी। तो इस प्रकार अपने संविधान निर्माण में कुल 12 सत्र और 166 बैठकें आयोजित हुई थी और उसमें संविधान का जो एक विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान है लिखित, तो उसमें अपने संविधान सभा की ये भूमिका रही थी। अब इसके बाद हम कुछ समितियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली समिति थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष मैंने बताया था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
प्रारूप समिति से अनेक बार सवाल भी आते हैं। तो इसके जो पहले सदस्य थे वो थे मोहम्मद सादुल्ला। इसके जो दूसरे सदस्य थे वो थे के एम मुंशी। इसके जो तीसरे सदस्य थे वो थे गोपाल स्वामी अयंगर। इसके जो चौथे सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब इसके बाद जो इसके दो सदस्य थे वो थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। पहले डीपी खेतान और दूसरे थे बीएल मित्र। डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी इनको लिया गया। टीटी और बीटी कृष्णमाचारी दो अलग व्यक्ति हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। फिर बीएल मित्र ने पद त्याग कर दिया था और इनकी जगह एन माधवराव को लिया गया था। इस प्रकार प्रारूप समिति के 6 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो संविधान सभा में जो भी संशोधन, जो भी प्रावधान विभिन्न समितियों और बैठकों में किए जाते थे उनका एक ड्राफ्ट तैयार करना और उसको अंतिम रूप देना था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समितियां और थी, उसके लिए अपन देख लेते हैं। एक समिति थी संघ शक्ति समिति, दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, तीसरी राज्यों के लिए एक समिति थी, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रांतीय समिति थी, और दूसरी थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति। ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की जो समिति थी ये संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी और इसमें कुल 54 सदस्य थे। तो प्रांतीय समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। अब हम देखते हैं आगे छठी समिति। ये नियम प्रक्रिया एवं संचालन समिति थी। एक समिति थी जो रियासत थी, इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक चीज और है इसमें कि जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी इसके नीचे 4 उप समितियां भी थी। इसके अलावा एक झंडा समिति थी जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण समितियां थी इन्होंने संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम आगे देखते हैं कि जब संविधान सभा में विभिन्न संशोधन और प्रावधान किए गए थे, अब इसके लिए संविधान सभा में वाचन प्रक्रिया हुई थी।
और संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो कुल 3 वाचन हुए थे। इसे हम प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन एवं तृतीय वाचन के नाम से जानते हैं। प्रथम वाचन में जो संपूर्ण संविधान जब बन गया था उसको एक बार पढ़ा गया था। द्वितीय वाचन में प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा की गई थी। लगभग 5000 इसमें जो संशोधन किए गए थे। और जो तृतीय वाचन था उसमें अंतिम रूप से संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसके जो सदस्य थे उस टाइम जो सभा में उपस्थित थे कुल 284 सदस्य थे। उन्होंने अंतिम रूप से इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये जो प्रथम वाचन है ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। और ये जो दूसरा वाचन है ये 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और जो ये तीसरा वाचन है ये 17 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो इस प्रकार अपने संविधान निर्माण की ये जो कहानी थी उसके हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। एक चीज और थोड़ी बतानी है मेरे को, एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक बार ये तारीख आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब जो ये हमारा संविधान था उसको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा भी गया था। इसे जब अंग्रेजी में लिखा गया था तो इसका जो लेखन कार्य था वो प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। इन्होंने सिर्फ 1 रुपया इसका चार्ज लिया था और कहा था कि जब संविधान का ये मैं पूरा लेखन कर लूंगा तो अंतिम पेज पर मेरा नाम लिखा जाएगा। इसका जो हिंदी का लेखन था वो किया था बसंत कुमार वैद ने। और इसको बहुत ही सुंदर चित्रों के साथ चित्रित किया था। जो चित्रकार थे उनका नाम था नंदलाल घोष। तो इस प्रकार हमारी ये संविधान निर्माण की जो ये कहानी थी ये इसी के साथ समाप्त होती है। अब इससे संबंधित जो सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके लिए मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है अपने सार्वभौमिक विद्या का, उस पर मैं कल पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। तो आप सभी इसको देखना और अच्छे से उसको तैयार भी करना। अब हम जो अगली क्लास होगी वो मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी की लूँ, क्योंकि कई लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। तो अगली जो क्लास होगी वो हमारे होगी जो पृथ्वी की गतियाँ हैं और अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं
उसके बारे में 1 या 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब आशा करता हूँ कि आप इसी तरह हमारा सहयोग करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी और अच्छे से इसको आगे ले जा सकें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।